वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन बच्चों ने एम्स सीआरई में अप्लाई किया है एएसओ के लिए और डब्ल्यूओ वाली पोस्टों के लिए, हालांकि डब्ल्यूओ की पोस्ट एक ही है लेकिन इसके साथ असिस्टेंट दैट इज़ जूनियर एडमिन ऑफिसर की पोस्ट है जो देखने को मिलती है। 25 को आपका एग्ज़ाम है आफ्टरनून में। उसके लिए एम्स सीआरई डब्ल्यूओ एमसीक्यू का एक कंपाइलेशन लेके आए हैं जिसके अंदर क्या है 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, सीसीएस रूल से, फंडामेंटल रूल से, सप्लीमेंट्री रूल से और जीएफआर से। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आज की क्लास के अंदर। और इसके अलावा करीब करीब 150 से 200 क्वेश्चंस वो मिलेंगे जो आपका 20 मार्क्स का जनरल पेपर भी आता है, 80 मार्क्स का पोस्ट स्पेसिफिक का होता है। तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। जितना डिस्कस होगा वो कंटिन्यूसली आपने फुल फोकस होकर देखना है। बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे वो हमारे मेंबर ग्रुप के अंदर आपको शेयर कर दिए जाएंगे, तो वहाँ पे आप पीडीएफ से उनको रीड आउट कर लेना। कोशिश हमारी ये रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको आज की क्लास में कम से कम 150 एमसीक्यूज़ कराए जाएँ। ठीक है, 150 एमसीक्यूज़। और 150 एमसीक्यूज़ के लिए बहुत कम टाइम है, जो हम आपको पता है पहले से ही टाइम आपका यूज़ नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं एक्स्ट्रा टाइम आपका बिल्कुल भी। तो विदाउट एनी डिले ये क्लास रहेगी और बिल्कुल फोकस्ड होकर ही आपने क्लास देखनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1 घंटे बाद आपके पास टाइम है, तो आप 1 घंटे बाद ही इसको देखो। ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस का कंपाइलेशन जब आप पढ़ोगे तो पेपर की जो एक पिक्चर है वो निकल के आएगी आपके माइंड में कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी सेशन को स्टार्टिंग में ही आप उम्मीद है कि लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो पब्लिकली ये वीडियो अभी तक अवेलेबल रहेगी, बाकी बाद में हो सकता है शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। तो स्टार्ट करेंगे सेशन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच रूल गवर्न्स लीव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आपने बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कौन सा रूल है जो गवर्न करता है लीव के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर आपने लीव्स लेनी है तो कौन सा रूल है। इसका आंसर आप देखोगे सीसीएस लीव रूल्स है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये याद रखनी है आपने, सीसीएस लीव रूल्स 1972। ठीक है, एक बेसिक सी बात है, 1964 आपका कंडक्ट रूल आ जाता है, सीसीएस कंडक्ट रूल, तो ये कंडक्ट रूल से याद रखना है। 1965 में अगर पढ़ेंगे तो सीसीएस सीसीए रूल्स, जो आपको यहाँ पे पहले नंबर का दिखाई देगा जिसमें हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सीसीए रूल हो गया। 1964 बता दिया। 72 में आप देखोगे तो लीव के बारे में बात करते हैं। 88 में अगर बच्चों देखोगे तो एलटीसी की बात करते हैं। ठीक है, 2017 देखोगे तो जीएफआर की बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है सेकंड, दैट इज़ लीव कांट बी क्लेम्ड एज अ राइट। तो ये हमने पहले भी आपको पूछा है कि रूल नंबर 7 के अंदर 7 ऑफ 1 में है ये बात कि लीव कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। तो लीव क्या है, एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, ये आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 7 में मैंशनड है। किसके नंबर 7 में, सीसीएस लीव रूल्स के। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें पूछता है अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। आपको लीव देने की अथॉरिटी किसको है, दैट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एम्पावर्ड अंडर दीज रूल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एचओडी देगा। वैसे डिपार्टमेंट के केस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओनली वर्ड अगर लिखा है तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी होएगा, फिर आप उसको चूज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसका मतलब है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एम्पावर्ड अंडर द रूल। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नंबर 4, दैट इज अर्न्ड लीव इज क्रेडिटेड टू द लीव अकाउंट। ये बताइए ये क्या होता है, अर्न्ड लीव इज क्रेडिटेड टू द लीव अकाउंट। ये हमने आपको बताया था 15 लीव्स हैं जो आपको मिलती हैं हाफ ईयरली। कितनी मिलती हैं, 15। 1 जनवरी, 15 1 जुलाई, टोटल हो जाएंगी 30। मंथ का भी पूछा जाता है तो ये आपको बताया हुआ है, 30 को 12 से डिवाइड करके कैलकुलेशन करोगे आप, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि निकलेगा आपका 2:1/2, 2.5 लीव पर मंथ हो जाती है। मैक्सिमम अक्यूमुलेशन बताइए आप, अर्न्ड लीव का कितना होता है, मैक्सिमम अक्यूमुलेशन बताना है। और आज की जो क्लास है, ठीक है, आज आप देख रहे हो 23 है, 23 के बाद 24 एंड 25 लास्ट है, पेपर है आपका। 24 तक आपके लिए लास्ट है, चाहे आप रिवाइज करो, ठीक है,
चाहे आप MCQ प्रैक्टिस करो, चाहे आप मॉक प्रैक्टिस करो। तो मैक्सिमम अक्यूमुलेशन ऑफ अर्न लीव की अगर बात की जाएगी तो आपने जो आंसर देना है वो देना है 300 छुट्टियों का, दैट इज़ 300 डेज। कितने हो जाएगा? 300 डेज। ये मैक्सिमम अक्यूमुलेशन होता है, इससे ज़्यादा अर्न लीव आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। एक सवाल अगर पूछा जाए कि आपके लीव अकाउंट में लिखा कैसा जाएगा, अगर मान लो 300 लीव आपने एक्यूमुलेट कर ली, फिर आपका 1 जनवरी को 15 लीव क्रेडिट होने वाली, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये तरीका होगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि आपकी अर्न लीव 315 है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एक्यूमुलेशन 300 है, तो हाउ कैन यू शो दैट 315? आप दिखा ही नहीं सकते, तो इसलिए ये 300 + 15 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, हाफ पे लीव का रेट बताना है आपने। तो हाफ पे लीव आपको पता है 10 लीव मिलती हैं एवरी हाफ ईयर के अंदर। ठीक है। कमिटेड लीव्स का बताइए बच्चों। कमिटेड लीव्स इज ग्रांटेड ऑन डबल द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव। कमिटेड लीव ये आपको बताया था, HPL जो होती हैं ये हाफ पे लीव होती हैं, मिलती मेडिकल के बेसिस पे हैं। लेकिन अगर आप इनको वैसे लेते हो कमिटेड फॉर्म में, कमिटेड भी मेडिकल मतलब अगर कमिटेड फॉर्म में लेते हो तो जो कम्यूटेशन की लीव है वो HPL में से ही काटी जाती है। अगर 2 दिन की कमिटेड लीव है तो 4 HPL आपकी माइनस होंगी, तभी लिखा है डबल द अमाउंट ऑफ HPL, दैट इज हाफ पे लीव। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे मैटरनिटी लीव के बारे में। तो मैटरनिटी लीव का बताइए आप किसको एडमिसिबल होता है। मैटरनिटी लीव का फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर द CCS लीव रूल। क्लियर हो गया मैटरनिटी लीव। अब इसमें फीमेल में अगर ऑप्शन आ जाता है ना, मैरिड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अनमैरिड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो दोनों हैं, आपको ये चूज़ करना है, मैरिड ऑब्लिक अनमैरिड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है। पैटर्निटी लीव का बताइए। पैटर्निटी लीव किसको एडमिसिबल है? ये केवल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एडमिसिबल होती है। 15 लीव है, 6 मंथ से पहले पहले आपको लेनी होती है। ठीक है। पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ तक आप इन्हें अवेल कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद ये लैप्स हो जाती है। इसके बाद आ जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। बताइए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कब ग्रांट की जाती है? जब कोई लीव ना बची हो। ठीक है। नो अदर लीव इज एडमिसिबल और एम्प्लॉय रिक्वेस्ट इट इज़ परमिसिबल। ना तो कोई लीव बची है आपके पास, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांट की जाए, तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर है जो बी रहेगा। लीव सैलरी के बारे में बताइए। लीव सैलरी का सीधा मतलब है सैलरी एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव। ठीक है। कैजुअल लीव गवर्न किससे होती हैं? एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। ये कैजुअल लीव के बारे में। और कैजुअल लीव कितनी होती हैं? 8 कैजुअल लीव्स होती हैं साल के अंदर, 8 कैजुअल लीव्स होती हैं, 2 हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होती हैं। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है वो आपसे पूछा जाता है लीव अकाउंट के बारे में कि बताइए कौन सी लीव है जो लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होती है। देखो, इनका लीव अकाउंट होता है, इनका लीव अकाउंट होता है, इनका लीव अकाउंट होता है। कैजुअल लीव का लीव अकाउंट नहीं होता। गवर्न की जाती हैं, बैलेंस का जो है मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड, बट डेबिटेड नहीं दिखा सकते आप उसको लीव अकाउंट से। मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, पैटर्निटी लीव है, डेबिट नहीं दिखा सकते आप इन्हें। क्यों? क्योंकि इनका अलग से ऐसा लीव अकाउंट नहीं होता। लीव अकाउंट यही होते हैं, EL का होगा, HPL का होगा। ठीक है। इनका ही लीव अकाउंट होगा आपके पास। चलो, कंडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कंडक्ट रूल की बात कर लेते हैं। तो कंडक्ट रूल कब आया? 1964 के अंदर आया। 64 में कंडक्ट रूल, 65 में CCA रूल, से 72 में पेंशन रूल और आपका लीव रूल, 1988 में LTC के रूल। LTC में एक एडवांस का क्वेश्चन है जो अमेंडमेंट में आपको बता देते हैं। अमेंडमेंट LTC के अंदर पहले क्वेश्चन आता था कि कितने % तक आप एडवांस ले सकते हो, तो उसका बच्चों हम जवाब दे देते थे 90%। ठीक है। आज की डेट में वही क्वेश्चन आता है तो आपने 80% बोलना है उसको। क्यों बोलना है 80%, ये भी आपको जस्टिफाई करेंगे। अब जो नई गाइडलाइंस है उनमें लिखा है 4/5 अप टू 4/5 तक आप उसको ले सकते हो जो आपका अमाउंट है। तो 4/5 कितना होगा बच्चों, बताना मुझे। 4/5 का मतलब हो जाएगा
5 से डिवाइड करो 0.8, और 0.8 का परसेंटेज कितना हुआ? अगर आपको 1 रुपये में से 80 पैसे देते हैं, इट मीन्स 80% हो गया एडवांस। तो 80% अब आपको चूज़ करना है। तो अब वो जो गाइडलाइंस हैं लेटेस्ट, आप उनमें पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि एडवांस कैन बी विड्रॉल, मतलब कैन बी टेकन, एडवांस कैन बी टेकन अप टू द 4/5 ऑफ द अमाउंट। तो 4/5 मीन्स 80% ऑफ द अमाउंट, जो भी आपका एस्टिमेटेड अकाउंट है, अमाउंट है उसका। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या बनाना चाहिए? इंटीग्रिटी बनानी चाहिए, डिवोशन टू ड्यूटी, कंडक्टिंग बी फिटिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑल ऑफ दिस होगा, रूल नंबर 3 में ये चीज़ मेंशन है। इसके बाद आ जाता है जनरल स्टैंडर्ड्स क्या है कंडक्ट के, विच रूल्स प्रिस्क्राइब्ड द जनरल स्टैंडर्ड्स। तो जनरल स्टैंडर्ड यही तो है, डिवोशन बना के रखो, इंटीग्रिटी मेंटेन करो, ये करो। तो ये रूल नंबर 3 के अंदर आएगा, तो यहाँ पर रूल नंबर 3 हो जाएगा आपका। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट, क्या नहीं करना चाहिए? इंटीग्रिटी तो बना के रखनी है, ऑफिशियल ड्यूटी भी करनी है, लॉफुल ऑर्डर भी फॉलो करने हैं। अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, बड़ा पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, तो ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा। गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है, तो गिफ्ट के बारे में किस में पढ़ाते हैं हम? रूल नंबर 11 के अंदर गिफ्ट के बारे में पढ़ाते हैं। गिफ्ट के मतलब किस में पढ़ाते हैं? रूल नंबर 11 के अंदर। गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट रिपोर्ट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स अंडर। बताइए मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का, तो ये हमने बिल्कुल याद कर लेना, रूल नंबर 18 आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 18 हो जाएगा। अब आ जाता है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये पार्टिसिपेशन वाला कौन सा रूल था बच्चों? रूल नंबर 9 था आई थिंक, या 5 था, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स। ये बताना, आप एक बार चेक करो, इसको बताओ 9 है या 5 है। तो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इज रेस्ट्रिक्टेड है, सीधा सीधा। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट में ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, कर सकता है? नहीं कर सकता, अभी तो बोला आपको। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट सेल नॉट एंगेज इन, किस में एंगेज नहीं हो सकता? ऑफिशियल वर्क में रहेगा, एग्जामिनेशन में रहेगा, ट्रेनिंग में रहेगा, प्राइवेट ट्रेड विदाउट परमिशन, इसमें नहीं रह सकता। बाईगेमस मैरिज, आपको पहले भी पूछा है हमने ये सवाल, बाईगेमस मैरिज का बताओ भाई गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में। तो ये प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट जहाँ पे परमिशन अगर ली है तो किसी ने, वैसे प्रोहिबिटेड है बाईगेमस मैरिज। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक्स हैं, ये क्या तरीके हैं भाई? ये रेगुलेटेड एंड पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना प्रोहिबिटेड है सीसीएस कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली। आंसर भी है आपका यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्ट रूल। कंडक्ट रूल का सीधा सा मतलब है कि जो हमने एथिकल रूल्स बनाए हैं, डिसिप्लिन्स बनाए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, वो उनको फॉलो करने चाहिए। दैट्स इज, इससे बड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सीसीए के बारे में। सीसीए का देख लो भाई, किसके है? क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, सीसीए की फुल फॉर्म है। इसके बाद आ जाता है माइनर पेनल्टी अंडर द सीसीए रूल। तो माइनर पेनल्टी देखेंगे आप, रूल नंबर 11 के अंदर आता है सीसीए रूल। ठीक है, बट ये कुछ गलत नहीं लग रहा, सीसीए में माइनर पेनल्टी 11 के अंदर आता है। तो बच्चों आपको कोई डाउट तो नहीं है कि माइनर पेनल्टी किसके अंदर आती है? माइनर पेनल्टी डेफिनेटली आपके रूल नंबर 11 के अंदर आती है। और माइनर पेनल्टी आपको बताई हुई है हमने ऑलरेडी, बट आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिकली कितने टाइप्स की माइनर पेनल्टी हैं, तो 5 टाइप्स आपने आंसर है जो चूज़ करना है, जिसके अंदर सिंपल है, सेंसर आ जाता है, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन आ जाता है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, और अगर पे का रिडक्शन भी करना है तो उसमें पेंशन का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको बताई हुई है हमने ये सारी चीज़ें। इसके बाद आ जाता है मेजर पेनल्टी, बताइए इसमें से क्या है? देखो ये माइनर है, ये भी माइनर है। टाइम स्केल ऑफ पे, पेक्युलरी लॉसेस रिकवरी, अगर पैसे के लॉसेस का देखा जाए आपसे तो ये क्या है? ये तो माइनर में है, बट इसमें ज़्यादा नहीं बताया आपको, वैसे ये क्लियर करना चाहिए था, नहीं किया तो आपका आंसर ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे में ये लिख देते हैं कि भाई उसका जो मेन इफ़ेक्ट है वो आपका पेंशन पे पड़ेगा, तब वो हो जाता है मेजर पेनल्टी। बट नहीं लिखा है तो भी हम इसको चूज़ करेंगे मेजर पेनल्टी। ठीक है, लेकिन अगर लिखा है और कहीं पे और ऑप्शन भी है
मेजर पेनल्टी का कंपलसरी रिटायरमेंट है जैसे, तब आपको कंपलसरी रिटायरमेंट को चूज़ करना पड़ेगा, ये याद रखना आप लोग। सस्पेंशन बताइए बच्चों, सस्पेंशन कौन गवर्न करता है, बहुत बार बताया हुआ है, बड़े क्वेश्चन आते हैं इससे, रूल नंबर 10 के अंदर आता है। सस्पेंशन के ड्यूरिंग में एम्प्लॉई को क्या करना चाहिए बताइए, ड्यूरिंग सस्पेंशन एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू, बताइए। इसका आंसर होगा सबसिस्टेंस अलाउंस। और सबसिस्टेंस अलाउंस बच्चों कितना दिया जाता है, 50% ऑफ द बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है, ये होता है सबसिस्टेंस अलाउंस। विच अथॉरिटी, अब आपने फंडामेंटल रूल का कोट करना है, फंडामेंटल रूल के अंदर, किस फंडामेंटल रूल के अंदर ये सस्पेंशन की बात की जाती है, ठीक है, सस्पेंशन की। विच अथॉरिटी में प्लेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, कौन डाल सकता है भाई सस्पेंशन में, अब इंक्वायरी चलेगी तो कोई एक्शन होगा डिसिप्लिनरी, वही तो डालेगा, तो दैट इज कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है विच रूल प्रेस्क्राइब द पेनल्टी, पेनल्टी किसके अंदर आती है, तो पेनल्टी डेफिनेटली आपके रूल नंबर 11 से के अंदर आ जाती हैं, जिसमें मेजर भी हैं और माइनर भी। बताइए इसमें से कौन सी मेजर पेनल्टी नहीं है, देखो आपको देख के पता लग जाएगा, मेजर है, मेजर है, मेजर है, माइनर है, वार्निंग, ठीक है। पेनल्टी परमानेंटली डिस्क्वालीफाई गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो ये पहले भी हमने करेक्शन की है इसमें, ये डिसमिसल होता है बच्चों, या रिमूवल होता है, डिसमिसल होता है। एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनल्टी लाइज टू, अपीलेट अथॉरिटी को जाएगी भाई, सीधा सीधा अपील किसको करेंगे, अपीलेट अथॉरिटी को करने वाले हैं। अब इसके बाद आ जाता है फंडामेंटल रूल्स के बारे में। पी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ है एम्स का, ये रट लो इसको, ठीक है। पे का आएगा फंडामेंटल रूल नंबर 9 में 21 नंबर की डेफिनेशन, और उसके अंदर भी ए पार्ट में। सेकंड देख लेते हैं, राइट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड अ परमानेंट पोस्ट, बताइए, लियन होता है, राइट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड अ परमानेंट पोस्ट, और मैक्सिमम लियन रिटेंशन कितना होता है, 2 ईयर्स तक होता है, 2 साल। चलो, लियन को किससे गवर्न किया जाता है, फंडामेंटल रूल नंबर 13 से गवर्न किया जाता है। पे कब से शुरू होती है, जिस दिन आप ज्वाइन कर लेते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी, ये फंडामेंटल रूल नंबर 17 में बताया गया है। अब फंडामेंटल 17A के अंदर आ जाता है आपका अनऑथराइज एब्सेंस, अनऑथराइज एब्सेंस बिना बताए छुट्टी पे चले जाना, ठीक है, अनऑफिशियली छुट्टी पे चले जाना। पे फिक्सेशन और प्रमोशन, पे फिक्सेशन का रूल है फंडामेंटल 22 FR 22, पूछा जाएगा तो ये आंसर आएगा। एनुअल इंक्रीमेंट बताइए आप किससे रेगुलेट होता है, फंडामेंटल रूल 26 से, और कितना डिटर्मिनेटेड है ये, 3% ऑफ द बेसिक पे, 3% ऑफ द बेसिक पे बच्चों ये मिलता है। तो एनुअल इंक्रीमेंट का आपको पता लग जाएगा, फंडामेंटल रूल नंबर 26 के अंदर बात करते हैं, 3% होता है। होल्डिंग चार्ज ऑफ अनदर पोस्ट इन एडिशन टू वंस ऑन ड्यूटी, तो वो किससे रेगुलेट होता है, अगर आपने दूसरा चार्ज होल्ड ओवर कैरी ओवर किया हुआ है तो वो फंडामेंटल रूल नंबर 49 के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट बताइए भाई, ज्वाइनिंग है तो रिटायरमेंट भी है, ज्वाइनिंग बता दिया आपको, ज्वाइनिंग क्या था, ये था ज्वाइनिंग, जब ये ज्वाइनिंग है तो रिटायरमेंट क्या है, रिटायरमेंट ये है, फंडामेंटल रूल 56, इसके अंदर आ जाता है ये, इसको बोलेंगे कंपलसरी रिटायरमेंट, 56J दैट इज कंपलसरी रिटायरमेंट। और कंपलसरी रिटायरमेंट क्या प्रोविजन है, पेनल्टी के तौर पे होता है। ड्यूरिंग सस्पेंशन पे कैसे रेगुलेट होती है, यही पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले, हमने यही पूछा था, किससे रेगुलेट होती है, 53, और 53 में ही बात की जाती है सबसिस्टेंस अलाउंस की, सबसिस्टेंस अलाउंस, ये आपको तब दिया जाता है सस्पेंशन के ड्यूरेशन। रीइंस्टेटमेंट आफ्टर सस्पेंशन, वो किससे गवर्न होता है, वो आपका गवर्न होता है फंडामेंटल 54 से। 53 में सस्पेंशन हुआ तो 54 में होगी रीइंस्टेटमेंट, रीइंस्टेटमेंट मतलब दोबारा से ज्वाइन करते हैं जब,
कुछ सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो ज्वाइनिंग टाइम का बड़ा पूछा जाता है इसमें से। तो ज्वाइनिंग टाइम आपको देखोगे तो 67 से 71 सप्लीमेंट्री में हम ज्वाइनिंग टाइम के बारे में पढ़ते हैं। ज्वाइनिंग टाइम को क्या ट्रीट किया जाता है? ड्यूटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देखो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, आज मेंबर्स के लिए ग्रुप के अंदर जो क्लासेस के कुछ हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो क्लासें भी हैं उसमें। तो वो कंबाइंड कंपाइलेशन है पूरी की पूरी पीडीएफ्स का, तो आज वो प्रोवाइड कर देंगे हम, साथ के साथ आपको मिल जाएगा वो। इसके बाद कुछ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने मैराथन क्लास मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे करवाई हुई है, उसके पूरे के पूरे पीडीएफ वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो 2 पीडीएफ आपने 100% पढ़ के जानी है, ठीक है। बाकी जितने भी आपको मॉक्स प्रोवाइड किए हैं उनको रेपिटेडली आप ट्राई करो, बार बार उनको अटैम्प्ट करो। उसके अंदर 600 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपके अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेन सर्विस का बताओ बच्चों। फॉरेन सर्विस का क्या मतलब होता है? उसमें पे कहाँ से मिलती है? पे मिलेगी आपको भारत सरकार के अलावा कहीं से, अदर देन गवर्नमेंट रेवेन्यूज़। और अदर देन गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ का मतलब अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि भाई आप कंटिन्यू सर्टेन सर्विस बेनिफिट्स सच एज पास्ट सर्विस। सबसे बड़ा बेनिफिट टेक्निकल रेजिग्नेशन का यही है कि आपकी पास्ट सर्विस काउंट होती है। पास्ट सर्विस काउंट होती है तो उसके लीव के बेनिफिट, एलटीसी के बेनिफिट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपके काउंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल का टॉपिक मोस्टली आस्क पूछा जाता है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में। ये एक एथिकल क्वेश्चन है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, बट अगर फिर भी आप देखोगे तो लियन पे फिक्सेशन ज्वाइनिंग टाइम यही है मेन, तो इन्हीं टॉपिक पे बात होती है। तो इस क्वेश्चन को कंसीडर मत करना आप लोग। जीएफआर बताइए बच्चों कौन इशू करता है? ये हमने बताया हुआ है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जीएफआर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है? एफिशिएंट फाइनेंसिंग मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट ये डील करता है। कौन सा प्रिंसिपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में होता है? ट्रांसपेरेंटी, कंसिस्टेंसी। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले करवाया हुआ है। एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर इज एक्सरसाइज सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये प्रूडेंट पर्सन स्पेंडिंग देयर ओन मनीज, ये आपने याद करना है। रूल नंबर 21 के अंदर पढ़ते हैं हम, जब फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाता है। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का कौन से है? देखो वो एक तो यही बोलते हैं कि बेकार के खर्चे कम करो, ख़त्म करो। एक ये कि एक्सपेंडिचर को देखो कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च किया है नहीं किया है। एक स्पेंड पब्लिक मनी विद ड्यू केयर, बड़े ध्यान से उसको खर्च करना है। तीसरा आ जाएगा स्पेंड द एंटायर बजट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड रिस्पेक्टिव ऑफ द नीड। बिना ज़रूरत के ख़त्म कर दो, तो ये फाइनेंशियल प्रॉपर्टी थोड़ी हुई। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं जीएफआर तो भी आप इसको ठीक कर दो। पब्लिक प्रिक्योरमेंट बताओ भाई किसके बेसिस पे होना चाहिए? कंपटीशन के बेसिस पे होना चाहिए। प्रिक्योरमेंट शुड प्रोवाइड वैल्यू ऑफ मनी which method is generally adopted for procurement of readily available low budget goods with prescribed financial limit। तो इसको बोलेंगे परचेज विदाउट कोटेशन। एंड परचेज विदाउट कोटेशन आपको पता ही है 50,000 हो चुका है। अगर आपने कहीं भी बुक में पढ़ा है 25,000 तो वो गलत है, क्योंकि अब वो चेंज हो चुका है, अब हो गया है वो 50,000। अच्छा एक बच्चे के देखो हमारा मेंबर है वो, 1-2 दिन से मैसेज आए हैं, तो हमने मैसेज का थोड़ा सा लेट हुआ है रिप्लाई। उन्होंने बोला था सर जीएफआर के जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं आप प्लीज़ उन्हें करवाना। तो देखो कोशिश करेंगे कि पब्लिकली सबके सामने करवाएं। अगर नहीं पॉसिबल हुआ सबके सामने कराना, टाइम नहीं बचा अगर, तो जो ये वैल्यूज़ हैं ये हमने एक वीडियो बनाई हुई है इन पे, तो वो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि पहले कितनी थी अब कितनी होगी अब, ठीक है। बाकी लेटेस्ट एक अमेंडमेंट था 131 के अंदर, 131 के अंदर था, 313 के अंदर था, 313 के अंदर था। तो लैंड के बारे में था जो, वो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं उसके बारे में। बाकी एज सच जीएफआर के अंदर कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुई। हालांकि नया कंपाइलेशन है 2026 का, वो अवेलेबल है, तो अब उसको पढ़ने की आप लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेपर से पहले हम सलाह नहीं देंगे, अब आप थ्योरेटिकल सेक्शन। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी पूछे हैं, आज इस क्लास में दोबारा से फिर आ गए हैं, तो उन पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
परचेज विदाउट कोटेशन में क्या परमिटेड है भाई, जो लिमिट है उसमें परचेज करो बस, और क्या है, कुछ नहीं। परचेज अबव द लिमिट है अगर कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए अप्रूवल चाहिए डेफिनेटली। किस टाइप की चाहिए, कि जो भी मेथड अवेलेबल है, कोटेशन से करो, टेंडर से करो, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कब ऑप्ट किया जाता है, जब एडुकेट कंपटीशन कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ नोन सप्लायर्स एंड द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन आर मेट, तब हम लिमिटेड टेंडर करते हैं, LTE, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। अब देखो इनकी भी वैल्यूज़ हैं, वो अमेंडमेंट में आपको पता लग जाएंगी। पहले लिमिटेड टेंडर की कितनी वैल्यू थी और अब कितनी है, ठीक है। परचेज, जो परचेज कमेटी के थ्रू परचेज करते हैं उसकी क्या लिमिट थी, अब क्या लिमिट है, तो वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। ओपन टेंडर इंक्वायरी बताइए कब खोली जाती है, ताकि कंपटीशन को पब्लिक नोटिस में लाया जा सके, मैक्सिमाइज किया जा सके उसको। सिंगल टेंडर इंक्वायरी कब ऑप्ट किया जाता है, जब कोई केवल वन सोर्स हो जो प्रोवाइड कर रहा है आपको सर्विसेज। बिड सिक्योरिटी बोलते हैं अर्नेस्ट मनी को, ठीक है। तो ये क्या है, ये है, ये डिस्करेज करता है नॉन सीरियस बिडर्स को एंड प्रोटेक्ट करता है प्रिक्योरिंग एंटिटी को, कि भाई आपसे एक तरह से ना सिक्योरिटी जमा कराई जाती है, कल को कोई बात होती है तो वो सिक्योरिटी को रिटेन कर लिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है आपके। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आपने बोला, अगर वो काम सेटिस्फैक्टरी नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है जो आप उसको ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। स्टोर एंड इन्वेंट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर शुड बी कैरीड आउट पीरियोडिकली इन अकॉर्डेंस विद GFR। ऑब्जेक्टिव स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या होता है, ताकि कोई गलतियां हैं, सरप्लस हैं, वो पता लग जाए, ठीक है। कंडेमनेशन बोर्ड क्या होता है, बिल्कुल याद रखना है आपने। एग्जामाइन एंड रिकमेंड डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल स्टोर्स। इक्विपमेंट्स होते हैं, गुड्स होती हैं काफ़ी, एक टाइम के बाद, जैसे 20 साल की मान लो किसी की लाइफ है, 20 साल की सर्विस के बाद अब वो अनसर्विसेबल है, यूज़ में भी नहीं है, तो उनको कंडेम करा सकते हैं। उसके लिए क्या है, कंडेमनेशन का बोर्ड बनता है। कंडेमनेशन बोर्ड अगर आपको रिकमेंडेशन देगा तो आप उस चीज़ को एग्जामाइन कराओ और रिकमेंड कराओ, फिर उसको आप डिस्पोज कर सकते हो, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ ऑब्सोलीट अनसर्विसेबल स्टोर शुड बी डन, कैसे, GFR के हिसाब से करना पड़ेगा। देखो ये कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हैं कि आपको ना भी पढ़ाएं हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्राइमरीली रेस्ट विद, किससे करती है, ऑफिसर इंटरेस्टेड विद कस्टडी एंड हेड ऑफ द ऑफिस। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनकी देख रेख करना किसका काम है, जिनकी कस्टडी में वो चीज़ आती है। कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। आ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वैलिड ओनली आफ्टर, कब वैलिड होता है, एक्सेप्टेंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड फुलफिलमेंट ऑफ एप्लीकेबल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा ना, बिफोर इनकरिंग एक्सपेंडिचर। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबसे पहले क्या देखना है कि भाई बजट है या नहीं है, प्रॉपर कन्वीनियंस, सप्लाई रिक्वेस्ट, वर्बल रिक्वेस्ट, तीनों गंदे ऑप्शन है। अवेलेबिलिटी ऑफ बजट और प्रॉपर सेंक्शन आपने देखनी है और आपने उस काम को करा देना है। एक्सपेंडिचर बताइए पब्लिक फंड से कब होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। विच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड द रिसीट एंड इशू ऑफ स्टोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉक रजिस्टर। फंडामेंटल प्रिंसिपल बताइए बच्चों GFR का सबसे बड़ा, ट्रांसपेरेंटी, कंपटीशन, अकाउंटेबिलिटी, तीनों के तीनों है। विच रूल ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, तो रूल नंबर याद रखेंगे, बहुत अच्छा रूल है 21, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले। विच अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट फंड, इसका बताइए क्या है, जिसको पावर है डेलीगेटेड वो करेगा। कंडक्ट रूल के अंदर बताना है कि हर किसी को क्या मेंटेन करना है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच FR गवर्न पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन, बताइए, थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, 22 में पढ़ते हैं हम। एनुअल इंक्रीमेंट में बच्चों कौन आता है, दोबारा से रिपीटेड है कुछ क्वेश्चंस गलती से, ये 26 हो जाएगा। होल्डिंग चार्ज अनदर पोस्ट रेगुलेटेड, वो किससे, फंडामेंटल 49 से होता है। मेजर पेनल्टी कौन सी है, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस है, ठीक है। और वैसे अगर मेजर में पूछा जाए कंपलसरी रिटायरमेंट होता है, और एक रिडक्शन ऑफ पे इन टाइम स्केल,
जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट पेंशन रिडक्शन पे हो। सस्पेंशन को गवर्न किया जाता है रूल नंबर 10 से। सस्पेंशन के दौरान एम्प्लॉय को क्या मिलता है? सब्सिस्टेंस अलाउंस। गवर्नमेंट जो रिटायर होता है वो किस रूल में होता है? 56 में होता है। बाकी ये भी करवाया हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव ये भी करवाया हुआ है। परचेज विदाउट कोटेशन ये आपको करवाया हुआ है। फिजिकल वेरिफिकेशन, ये कुछ क्वेश्चंस हैं गलती से रिपीटेड हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बच्चों, ये क्वेश्चंस, हाँ ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कुछ चीज़ें थी जो हमसे रिपीटेडली देखने को मिली। क्वेश्चंस और भी हैं, अभी ऐसे मत सोचना आप कि हमारी तरफ से लास्ट क्लास है ये, है ना। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रूल है नंबर 9, जिसके अंदर पढ़ते हैं हम डेफिनेशंस। फिर आ जाता है 13, जिसके अंदर लियन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आ जाता है 17, कब सैलरी मिलनी शुरू होगी और कब आपकी सैलरी स्टॉप होगी, कमेंसमेंट एंड सेसेशन। 17 ये हो जाता है अनऑथराइज एब्सेंस, और 17 हो जाता है आपका कमेंसमेंट ऑफ द पे, कि भाई आज ज्वाइन किया, आज से आपकी सैलरी बननी शुरू। फिक्सेशन का 22 है, इंक्रीमेंट का 26 है, 49 है एडिशनल चार्ज, 53 54 है सस्पेंशन एंड री इंस्टेटमेंट, 56 है रिटायरमेंट, और 67 to 71 है ज्वाइनिंग। तो इसी के क्वेश्चंस थे जो हमने आपसे पूछे, इसीलिए एक जगह पे उनको हमने दिखा दिया भाई, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब बारी आती है MCRA AAA के MCQs की। कौन से MCQs? इसके अंदर आपको करीब करीब आप देखोगे 200 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी नॉन टेक्निकल सेक्शन मिलेगा आपको, नॉन टेक्निकल मींस पोस्ट स्पेसिफिक जो नहीं है, क्योंकि आपको पता है 80 क्वेश्चंस तो आपके पोस्ट स्पेसिफिक आने हैं, 20 क्वेश्चंस आपके बेसिक आने हैं, कुछ जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इस टाइप से। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, तो उनको क्या करोगे, पीडीएफ आपको मिलेगी मेंबर ग्रुप के अंदर, आप उनको खुद से रीड आउट करोगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे हम उस चीज़ को, बट ये एक लॉन्ग टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम कुछ और कोशिश में हैं, प्रिपरेशन में हैं, जो थोड़ा सा और अगर आपको प्रोवाइड कर सके कंटेंट, तो उसके लिए थोड़ा टाइम स्पेयर करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, आप खुद से पढ़ सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। बाकी डिस्कशन कर लेते हैं जो पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। देखो बच्चों, अब डिस्कस कर लेते हैं MCRE AAA के MCQs। हालांकि अभी तक भी हमने MCQ पढ़े हैं, लेकिन ये कैसे MCQs हैं, इसमें करीब करीब आपको 200 MCQ मिलेंगे, ठीक है। 150 से 200 के बीच में आपको MCQs होंगे। इसके अंदर से नॉन टेक्निकल सेक्शन, दैट इज़ नॉन पोस्ट स्पेसिफिक, क्योंकि आपको पता है 80 क्वेश्चन पोस्ट स्पेसिफिक से आने हैं, और आपका 20 क्वेश्चन आने हैं बेसिक। बेसिक मीन्स जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल एबिलिटी है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो क्वेश्चन भी इसके अंदर है। तो उम्मीद है कुछ क्वेश्चंस उस हिसाब से कंप्यूटर के या जैसे भी जो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको खुद से रीड आउट कर लोगे। पोस्ट स्पेसिफिक को हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे अभी जस्ट। बाकी जो आपका टाइम है, अब हम ये नहीं कहते आपको कि जो आपके 20 मार्क्स की चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी आप करना रीड आउट। मेंबर ग्रुप के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो पोस्ट स्पेसिफिक है वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बोलते हैं ये फाइनेंशियल जो रूल बुक होती है, जो भारत सरकार के खर्चे मेंटेन करती है, वो क्या है? वो GFR होता है, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, ठीक है। इसके अंदर क्लियर है। अब आपसे कोई पूछे GFR में अगर गवर्नमेंट खर्चे की बात होती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रांट इन एड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिक्योरमेंट करना, पब्लिक से एक्सपेंडिचर करना, और इन्वेंट्री कंट्रोल करना। 4-5 चीज़ें मेन है इसके अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल्स बताना है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का, और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का हमने GFR अभी थोड़ी देर पहले पूछा आपसे, बताया भी आपको, बताया था ना रूल नंबर कितना था, बताओ 21 था या नहीं था? आपने कमेंट करके बताना है कि क्या 21 था या नहीं था फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का। तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि भाई भारत सरकार का जो पैसा है उसको स्पेंड करो केयर के साथ में, उसको वैसे ही वेस्ट नहीं जाने देना। शुड बी स्पेंट विद द सेम केयर एज वंस ओन मनी। जैसे आपका खुद का पैसा खर्च करते हो ना आप, वैसा करना है। तो ये फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के एक्सप्लेनेशन है एज इट इज। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल कौन सा है जिसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। तो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार का आर्टिकल 266(1) में आता है। ठीक है। तो वैसे देखेंगे तो आर्टिकल 266 हो जाएगा आपका। 266 ही पब्लिक फंड के बारे में बात करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट या यूटी जो भी है, 266 के अंदर ही आता है। ठीक है। अब इतनी देर से लगे हुए हैं, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके सामने हमने पढ़ दिए हैं अभी तक, है ना। तो एक लाइक बनता है, लाइक कर सकते हो। दोस्तों को साथ में बच्चों वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो कुछ टाइम के बाद आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है। तो विच अथॉरिटी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट। कौन बनाता है बजट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। क्लियर। जीएफआर के अंदर बताना है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ई क्या बनेगा? ये 3E बनेगा। इजी है ना। चलो क्या है ये 3E? ये 3 ही है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीज़ें। ठीक है। चलो, विच CCS रूल गवर्न एम्प्लॉय कंडक्ट। तो ये अभी बताया था आपको, कंडक्ट रूल 1964। मेजर पेनल्टी कौन सा नहीं है बच्चों? मेजर पेनल्टी सेंसर नहीं होता, क्योंकि ये माइनर है। ये मेजर है, ये मेजर है, ये मेजर है, लेकिन ये तब मेजर है जब इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट पेंशन पे आए, आपके बेनिफिट्स पे आए। ये देखो, सेंसर तो माइनर है, बाकी ये मेजर है। ई ऑफिस का पर्पस क्या होता है ऑफिसों के अंदर? ई ऑफिस मतलब ऑनलाइन ऑफिस। कैसा ऑनलाइन ऑफिस? इट मीन्स प्रमोट पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप फाइल मूव नहीं करेगी, पेपर मूव नहीं करेगा, ऑनलाइन। ठीक है। नोटिंग भी ऑनलाइन, ड्राफ्टिंग भी ऑनलाइन। पढ़ सकते हो आप इस चीज़ को कि डिजिटलाइजिंग करता है फाइल्स को, वर्कफ्लो को, रिकॉर्ड्स को। ई ऑफिस। विच अथॉरिटी एडमिनिस्टर्स द RTI एक्ट एट द सेंट्रल लेवल? बताइए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज सिंपल, CIC। RTI को मेंटेन करते हैं, ये दिल्ली में ऑफिस है। विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद क्या होता है बच्चों? प्रिवेंटिंग करप्शन। ठीक है। CVC, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल प्राइमरीली सिग्निफाइज। बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड एंड स्कोप ऑफ द प्रपोजल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी ने कोई प्रपोजल भेजा कि हमें 100 करोड़ चाहिए, उसको किसी ने, मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसी का तो मतलब हुआ ना भाई अप्रूवल। ठीक है। उसी को बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इसके बाद आ जाता है कौन सा ऑफिस को हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। इसके अंदर बच्चों आपने बताना है कि पब्लिक पर्स का गार्जियन कौन होता है। पब्लिक पर्स का मतलब जनता का पैसा। जनता का पैसा प्रॉपर यूटिलाइज होता है, नहीं होता है, उस चीज़ का गार्जियन है आपका कैग। कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। यही ऑडिट करते हैं, तो इसीलिए इनको गार्जियन बोला जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बिल्कुल आपके माइंड में सवाल आया होगा जब हमने CVC लिखा था। क्या है? CVC है एक स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है। और विजिलेंस कमीशन का जो एक्ट है 2003, इसके तहत इसको बनाया गया था। RTI एक्ट कब आया? 2005 में आया। बड़ा सिंपल सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ गुड ऑफिस मैनेजमेंट? गुड ऑफिस मैनेजमेंट का बताइए आप क्या है? ट्रांसपेरेंसी। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये जनरल एडमिन से है। कभी आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन सर ने पता नहीं कहाँ से पूछे हैं, आपके सिलेबस में लिखा है ना CCS रूल, FRSR, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? बताइए, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है? वो करता है आपका आर्टिकल 16। सब समान है, लीव एक राइट नहीं है, तो क्या है? ये मैटर ऑफ राइट हो गया ना।
ये आपको बताया था हमने, कौन से रूल नंबर में पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, रूल 7। एग्जैक्टली करेंगे तो 7/1। कौन सी बॉडी ऑडिट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का? दैट इज कैग। तभी इनको गार्जियन बोला जाता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सप्लायर्स को, तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है। ऐसा नहीं है आपने मन पसंदीदा कंट्रैक्टर को टेंडर अवॉर्ड कर दिया, है ना। फंडामेंटल रूल्स बताइए, इनका मेन फंक्शन क्या है? सर्विस कंडीशंस को डील करते हैं, ठीक है। इनको तो एफआर बोलते हैं बच्चों। पर्सनल, ये पर्सनल वैसे पर्सनल नहीं है, इसका मतलब होता है एम्प्लॉय। भारत सरकार के आप एम्प्लॉय हो, आपके लिए पॉलिसी कौन बनाता है? डीओपीटी तो बनाता है। और डीओपीटी के अंदर नोडल अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है। इसी के अंदर ग्रीवेंसेज आती हैं, इसी के अंदर पेंशन्स आती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन इज द नोडल अथॉरिटी फॉर पर्सनल पॉलिसीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पर्पस बताना है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल का बच्चों। इसका मकसद क्या होता है? एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसका मकसद होता है एवेल्युएट वर्क परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अपार बोलते हैं इसको, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। Which of the following best reflects the principle of natural justice? बताइए। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बिफोर एन एडवर्स डिसीजन, ठीक है। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है कि भाई अपॉर्चुनिटी भी दो ना आप दूसरे वाले को भी, उसको भी सुना जाएगा। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो एग्ज़ाम कराती है मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज का? तो यूपीएससी कराती है। गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वो क्या करे? पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना के रखे। ये आप जनरल मत समझना, इसको कंडक्ट रूल का सवाल है, सीसीएस कंडक्ट रूल। विच प्रिंसिपल इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट अंदर जीएफआर? मोनोपोली नहीं चलेगी ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। Competent authority for sanctioning expenditure is the authority that has been delegated financial powers. उसी को competent authority बोलेंगे जिसको पावर है पैसा रिलीज करने की। और यही चीज़ हम आपको पढ़ाते हैं DFPR 2024 के अंदर, पढ़ाते हैं ना, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स के अंदर, ठीक है। ओपन टेंडर इंक्वायरी के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम कंपटीशंस होता है ओपन टेंडर, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ऑथराइज पेमेंट करता है कंसोलिडेटेड फंड के आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल? उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट। कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल ऑडिट के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में? तो वो है इंटरनल ऑडिट विंग। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या हुआ? वो आप खुद होते हो, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके डिपार्टमेंट के अंदर एक विंग होती है जिसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। तो इंटरनल ऑडिट रिव्यू करती है कि भाई हम जो कर रहे हैं फाइनेंशियल, जो हमारा कंट्रोल है, कंप्लायंस है, वो एज पर गवर्नमेंट रूल है या नहीं है। अब आगे आपका डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, इसका मेन मकसद क्या है कि भाई जिसको पावर दी गई है तभी तो फटाक से डिसीजन लिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीव अंडर सीसीएस लीव रूल? इनमें से कैजुअल लीव को लीव नहीं माना जाता, नोट करना इस बात को। सस्पेंशन का मतलब क्या है बच्चों? पनिशमेंट तो होता नहीं है, बट ये टेम्परेरी मेजर है पेंडिंग इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आपके टेम्परेरी ड्यूटीज़ को सस्पेंड कर दिया जाता है। वैसे ये पनिशमेंट नहीं होता है, लगता है जैसे पनिशमेंट है, बट क्या होगा? टेम्परेरी ड्यूटीज़ को आपके होल्ड कर देंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए स्टॉक वेरिफिकेशन का, कि भाई फिजिकल अवेलेबिलिटी रहे, इसीलिए तो कराते हैं हम स्टॉक वेरिफिकेशन। कौन सा रजिस्टर मेंटेन करता है स्टॉक? स्टॉक नहीं, डायरी, जिसको रिसीट बोलते हैं, डिस्पोजल बोलते हैं। आपके पास डाक आती है जाती है, उसको क्या बोलेंगे? डाक रजिस्टर बोलेंगे या डायरी रजिस्टर बोलेंगे? उसको बोलेंगे डायरी रजिस्टर, ठीक है। प्रिंसिपल बताइए वैल्यू फॉर मनी प्रोक्योरमेंट के अंदर। वैल्यू फॉर मनी मीन्स अचीविंग द ऑप्टिमाइजेशन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट एंड लाइफस्टाइल वैल्यूज। ये क्वेश्चन ना थोड़े से आपको लगेंगे, ये हमने जीएफआर के अंदर से निकाले,
तो जीएफआर के क्वेश्चन हैं ये। अथॉरिटी बताइए जो कंडक्ट करती है एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो कैग है। इंटरनल तो आप खुद करते हो, कैग है जो एक्सटर्नल अथॉरिटी है जो आती है आपके पास और ऑडिट करके चले जाते हैं वो कंप्लायंस के मामले में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक कैग के बारे में हम बातें करते आ रहे थे, गार्जियन है ये। अब ये सवाल डायरेक्टली लिंक हो गया आपके 20 जो क्वेश्चंस है ना जनरल क्वेश्चंस, 80 तो पोस्ट स्पेसिफिक है, 20 में से हो गया, तो इसका आर्टिकल है बच्चों 148 148 के अंदर कैग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑफिस की जो नोटिंग है वो उसका क्या है मकसद, उसका मकसद यही है कि रिकॉर्ड इंटरनल एग्जामिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। रिसीट का मतलब है कोई चीज़ आपको रिसीव हुई है। विच प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट नो पर्सन शुड बी जज इन ऑन केस, तो ये पढ़ लेना बच्चों, ये थोड़ा सा जनरल का क्वेश्चन है। नेमो जुडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, नेमो जुडेक्स इन कोसा शुआ, इसका मतलब होता है नो पर्सन शुड बी जज इन हिज ऑन केस, अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता वो, ऐसा बोला है। विच अथॉरिटी इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सर्विस बुक ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉइज, कौन करता है, हेड ऑफ ऑफिस। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से था पता है, CSMOP से था 2022। ये फाइल एंड नोटिंग ये आपका CSMOP से था। क्लियर कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव रीजनिंग होनी चाहिए आपके नोट के अंदर, नोटिंग के अंदर। सर्विस बुक का प्राइमरी पर्पस क्या होता है बच्चों, कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री ऑफ एन एम्प्लॉय। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी कौन बना के रखता है, RTI का टाइमली डिस्पोजल। विच बॉडी रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, दैट इज फाइनेंस कमीशन। कि ठीक है, यूटी का टैक्स कितना होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का CG वाले कितने होंगे, स्टेट टैक्स कितना होगा, ठीक है, आजकल तो GST से हो गया वो, तो इसको UT GST हो जाता है, यूनियन GST या CGST बोलते हैं इसको, CGST, और दूसरा आपका स्टेट का GST हो जाता है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज कैग। ठीक है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी के अंदर में नॉर्मली इसको अवॉइड किया जाता है, एक्सेप्शनल केसेस में ही सिंगल टेंडर हम किसी को अवॉइड करते हैं। माइनर पेनल्टी का बहुत आता है ये क्वेश्चन, सेंसर का बोलेंगे वो, ठीक है, सेंसर का बोलेंगे या एक वार्निंग का बोलेंगे, वार्निंग, तो ये माइनर में है सारी की सारी। कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो पहले ये डिसाइड कर ले कि जो वो पेनल्टी लगाने वाले वो किसके हिसाब से है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल नेचुरल जस्टिस ये होना चाहिए, ठीक है। अथॉरिटी कंपिटेंट टू इम्पोज पेनल्टी ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज जनरली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इसी को तो पावर होती है। कंडक्ट रूल के अंदर ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डिवोशन बना के रखना है, कंडक्ट रूल का क्वेश्चन है। कौन सी रूल बुक है बच्चों जो आपके पे, लीव, ज्वाइनिंग टाइम, सर्विस, ये सब चीज़ को मेंटेन करती है, यही तो है जो आपको कंफ्यूज करती है। फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल सबसे ज़्यादा टफेस्ट है हमारे बच्चों के लिए पढ़ना ही। अभी भी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इसका रिवीजन थोड़ा समझ नहीं आ रहा, इसलिए हमने 100 क्वेश्चंस हैं जो FRSR के चुनिंदा क्वेश्चंस कुछ आपके लिए भेजे हैं ग्रुप के अंदर, आप उनको रीड आउट कर लेना, ठीक है। बाकी बच्चों आपको नोट्स जो दिए हैं उन नोट्सों को पढ़ना, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है पढ़ना है तो वो आप मत सोचना एट दैट मोमेंट, क्योंकि FRSR का खुद का कंपाइलेशन बहुत बड़ा है, इतने क्वेश्चंस को पढ़ना तो डेफिनेटली समझ नहीं आएगा। ज्वाइनिंग टाइम बताइए आप, ग्रांटेड मेनली टू किसको दिया जाता है, टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट आफ्टर ट्रांसफ़र या अपॉइंटमेंट। अगर या तो किसी का ट्रांसफ़र हो रहा हो या उनको किसी नई पोस्ट को ज्वाइन करना है तो उनको ज्वाइनिंग टाइम अराउंड किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, ठीक है। देखो बच्चों, इनमें से किसको ड्यूटी नहीं माना जाता, अगर अनऑथराइज एब्सेंस है, और अनऑथराइज एब्सेंस किस में डील होती है, फंडामेंटल रूल नंबर 17A के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अनऑथराइज एब्सेंस के बारे में, आपको बताया हुआ है हमने क्वेश्चंस में। इसके बाद इस रजिस्टर पे आ जाओ जो आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, दैट इज सर्विस बुक, ठीक है। टाइम कम है उस हिसाब से ही हम कराते चलेंगे। अपार का मेन मकसद आपको पता ही है,
असेस करना परफॉर्मेंस के बारे में। इसके बाद आ जाता है आपका अपार राइटिंग की अथॉरिटी कौन है, जनरली रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो होता है आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर। ठीक है। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल, ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 16 ऑफ 4। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन रिटायरमेंट टू सिविल सर्विसेज, बताइए। तो यूपीएससी हो सकती है, डेफिनेटली यूपीएससी रहेगी। ठीक है। रोस्टर सिस्टम मेनली मेंटेन टू एंश्योर, इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रहे आपका रिजर्वेशन पॉलिसी का। 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है, 27% ओबीसी के लिए है। ठीक है। इस तरह से ये जो है ये चीज़ें मेंटेन कब रहेंगी, कब रहेंगी, जब आपका रोस्टर मेंटेन होगा। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बताइए किसके लिए होती है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होती है इमीडिएट रिलीफ टू द फैमिली ऑफ डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर कोई एम्प्लॉई इन सर्विस उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली मेम्बर को इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली डिस्ट्रेस से बचाता है, उसके बेस पे उनको जॉब मिल जाती है, जिसको बोलते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। ठीक है। विजिलेंस क्लियरेंस क्यों ली जाती है, प्रमोशन टू हायर पोस्ट के लिए जनरली रिक्वायर होती है। आप कहीं फॉर्म अप्लाई करते हो, एनओसी अप्लाई करते हो, पासपोर्ट के लिए करते हो, उसके लिए विजिलेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चंस बच्चों काफ़ी हैं, तो अभी तक हमारे लिए इतना ही पॉसिबल है। बाकी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, कोशिश करेंगे और एक वीडियो लेके आएँ। बाकी आप जो हमारे मेंबर्स हैं उनको ये PDF 65 के बाद 65 तक भी अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ठीक है। तो आप प्लीज़ वहाँ से देखिए, वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ क्या रहते हैं अपने बता के जाने हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी, बहुत जल्दी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।